हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो के अंदर अपन लोगों ने गाउस का नियम और गाउस के नियम को अपन लोगों ने प्रूफ भी किया था वहाँ पे। आज अपन लोग गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीखेंगे। गाउस का नियम अपन लोगों ने पढ़ तो लिया, लेकिन अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, गाउस के नियम की सहायता से कौन सी कैलकुलेशन की जाती है, क्या ज्ञात किया जाता है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। मतलब गाउस के नियम की सहायता से अपन लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो जो सबसे पहला अनुप्रयोग है वो है अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जो अपना पहला टॉपिक है उसका नाम यही है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो टॉपिक का पहले हेडिंग डाल देते हैं, अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण ई विद्युत क्षेत्र। ठीक है, अनंत लंबाई का आवेशित चालक तार है, उसके कारण अपन लोगों को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गाउस के नियम की सहायता से। गाउस के नियम की सहायता से निकालनी है। बेटा गाउस का नियम क्या था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद आकृति, ठीक है, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, क्लोज शेप होनी चाहिए। तो किसी बंद आकृति के अंदर मौजूद कुल आवेश और 1/ε0 इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है क्या, उस बंद आकृति से रिलेटेड फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का मान। ठीक है, तो अपने को यहां पे आवेश दिया जाएगा, उस वो आवेश पहले से बंद आकृति में है तो अच्छी बात है, नहीं है और आप लोग गाउस के नियम की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, तो पहले तो उस आवेश को आप लोग बंद आकृति में लीजिए। ठीक है, आप लोगों को उस आवेश को एक बंद आकृति में मानना पड़ेगा, एक बंद आकृति का आप लोगों को चयन करना पड़ेगा सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो अपन लोग गाउस के नियम को अप्लाई करने के लिए, गाउस के नियम की सहायता से इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपन लोग उस चार्ज को जिस बंद आकृति में मानते हैं, उस चार्ज को बंद करने के लिए जिस बंद आकृति की कल्पना करते हैं, जिस बंद आकृति को चुना जाता है, उसको कहा जाता है गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन सरफेस। ठीक है, तो यहां एक शब्द आएगा, नाम है गाउसियन पृष्ठ। गाउसियन पृष्ठ क्या है? गाउसियन पृष्ठ तो गाउस के नियम को काम में लेने के लिए आवेश बंद आकृति में होना चाहिए, और यदि आवेश बंद आकृति में नहीं है तो अपन एक बंद आकृति की कल्पना करते हैं, बस उसी बंद आकृति की जिसकी अपन ने कल्पना की है, बस उसी बंद आकृति को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। ओके, गाउसियन पृष्ठ की दो प्रॉपर्टीज है, दो विशेषता है। सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गाउसियन पृष्ठ के, आप गाउसियन पृष्ठ गोलाकार भी ले सकते हो, बेलन के आकार का भी ले सकते हो, घन घनाभ बंद आकृति होनी चाहिए, कैसी भी ले सकते हो। लेकिन अब अपन यहाँ जो टॉपिक पढ़ेंगे, जिनके कारण अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उनको अपन सुविधा के लिए बेलनाकार बंद आकृति में मानेंगे। ठीक है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ लेंगे। तो गाउसियन पृष्ठ की दो विशेषता है। सबसे पहले गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान माना जाता है। सबसे पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड समान माना जाता है सभी बिंदुओं पर। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण या तो 90 डिग्री और या 0 डिग्री लेके अपन सोल्व करेंगे। तो आप लोगों को गाउसियन पृष्ठ और गाउसियन पृष्ठ की दो महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहला है गाउसियन पृष्ठ किसे कहोगे, तो गाउस के नियम को काम में लेने के लिए चयन किया गया बंद पृष्ठ ही गाउसियन पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, दूसरी है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, विशेषता। पहली विशेषता है गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो समान और दिशा समान मानी जाती है। दूसरा, सदिश क्षेत्रफल, गाउसियन पृष्ठ के लिए सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण 90 डिग्री, मतलब दोनों लंबवत और या
दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री, मतलब दोनों समांतर माने जाते हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। और अपन यहां सुविधा के लिए बेलनाकार सममित बंद आकृति मानेंगे, सममित बंद आकृति, ठीक है। अब सुनो, गाउस के नियम की सहायता से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। अब गाउस का नियम तो विद्युत फ्लक्स बताता है, फिर विद्युत क्षेत्र कैसे आ गया गाउस के नियम की सहायता से, ये चीज अपने को समझनी है। गाउस का नियम तो फ्लक्स को बताता है, फिर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है बेटा, गाउस का नियम बताता है बंद आकृति का फ्लक्स कितना, फॉर्मूला है उस बंद आकृति में मौजूद कुल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और किसी बंद आकृति से रिलेटेड फ्लक्स अपन लोग जानते हैं, फ्लक्स की परिभाषा से कितना होता है, क्लोज इंटरवल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है। तो किसी बंद आकृति से रिलेटेड फ्लक्स, ये भी फ्लक्स है, फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार, ये भी फ्लक्स है गाउस के नियमानुसार, और दोनों फ्लक्स बंद आकृति से रिलेटेड फ्लक्स है। दोनों को आप इक्वल रख दो, बराबर कर दो, तो बराबर रखोगे तो क्लोज इंटरवल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर और बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फिर यहां से अपन लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं, E का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो गाउस का नियम ही तो E को ज्ञात करने में यहाँ हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसीलिए इनको बोला जाता है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। क्योंकि गाउस के नियम की सहायता से अपन लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब सुनो बेटा, गाउस के नियम के कितने अनुप्रयोग आपकी बुक में दे रखे हैं? मेजर क्वेश्चन आता है हमेशा गाउस के नियम के अनुप्रयोगों से रिलेटेड यदि क्वेश्चन पूछता है तो बड़ा क्वेश्चन ही आता है। नंबर 1 है अनंत लंबाई का एक आवेशित तार है। और मैंने एक बार पहले भी कहा था, अनंत शब्द का मतलब है जहां तक आप देख सकते हो वो अनंत से पहले है, जहां देखना बंद कर दिया मतलब जहां से आप देख नहीं पाओगे वहां से अनंत स्टार्ट होता है, ठीक है। तो गाउस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला है अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा दोनों निकालेंगे। अगला होगा चालक पट्टी के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जिनकी लंबाई चौड़ाई भी अपरिमित होगी, ठीक है। फिर इसके बाद में अपन गोलों, ठीक है, आवेशित गोले होंगे, कुचालक होंगे या चालक गोले होंगे, उनके कारण अपन लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वो गोले बंद भी हो सकते हैं, खोखले भी हो सकते हैं। तो अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है गोलों के लिए, परत पट्टी के लिए और एक तार के लिए, ठीक है, गाउस के नियम की सहायता से। और सब में लगभग काम एक ही है, सेम काम है। तो सबसे पहला टॉपिक है अपना है अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपन सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करेंगे। ये अनंत लंबाई का तार है जिसको आवेश दे रखा है मैंने, सतत आवेश वितरण, और वो भी वितरण कौन सा है? ये रेखीय, एक रेखा पे डाला है तो रेखीय सतत आवेश वितरण, अनंत लंबाई का तार। सबसे पहले अपन इस आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी वो निकालेंगे। मैं इसके सेंटर से एक पॉइंट ले रहा हूं P, इस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान और दिशा निकालनी है, ओके। ये डिस्टेंस मान ली मैंने R, ठीक है। और माना ये अनंत लंबाई का चालक तार था जिसका एक हिस्सा, एक टुकड़ा लिया मैंने AP। माना इस अनंत लंबाई के चालक तार का रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है इसका। अपन लोग बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सबसे पहले दिशा निकालेंगे। तो दिशा निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, इस तार के AB भाग के मैंने दो छोटे छोटे अल्पांश लिए, समान लंबाई के अल्पांश लिए, ठीक है, समान लंबाई के अल्पांश, और ये सेंटर पॉइंट से समान दूरी पे, तो इससे सेम दूरी पे एक अल्पांश लिया जिसकी लंबाई है DL लंबाई का अल्पांश लिया। जितनी दूरी पे ये है उतनी दूरी पे ऊपर भी लिया मैंने एक अल्पांश, और उस अल्पांश की लंबाई की है DL, ओके। अब इन दोनों अल्पांशों को मैंने बिंदु P से मिलाया, बिंदु P से दोनों अल्पांशों, चूंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर, ये दोनों में कॉमन आ रही है, ये कोण 90 डिग्री,
ये कोण 90 डिग्री, अतः ऊपर भी एक त्रिभुज बन रहा है, नीचे भी एक त्रिभुज बन रहा है, दोनों त्रिभुजों में भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, सर्वांगसम का नियम लग रहा है, अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अतः ये इस अल्पांश की बिंदु P से दूरी माना x है और इस अल्पांश की बिंदु P से दूरी भी कितनी होगी x है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत कोण और संगत भुजा है वो बराबर होती है, सब जानते हो ये चीज। माना ये कोण थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा ये भी, ठीक है, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये थीटा तो ये भी थीटा, इसको x माना तो ये भी x है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ सेंटर से समान दूरी पे ये अल्पांश लिया है, उतनी डिस्टेंस पे ये अल्पांश लिया है, ठीक है, और ये दो त्रिभुज है, दोनों सर्वांगसम है। मैं सबसे पहले इस अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वो सॉरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण तो बाद में निकालेंगे, पहले दिशा ज्ञात करेंगे कि इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर है, किस दिशा में है। दिशा ज्ञात करने के लिए मैंने दो अल्पांश लिए, समान लंबाई के अल्पांश है और यहाँ सेंटर से समान दूरी पे है, दोनों अल्पांशों पर आवेश की मात्रा निकालूंगा, आवेश कितना होगा दोनों अल्पांशों पर। तो दोनों अल्पांशों पर आवेश, उसकी तो चलो अभी जरूरत नहीं आवेश की, तो आप वैसे देखो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहां भी पॉजिटिव चार्ज है, अपन जानते हैं प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्लस से दूर, प्लस से दूर, प्लस से दूर मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होती है, इस बिंदु P पर इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, दूर, इसका नाम डाल दिया dE1। अब इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र प्लस से दूर, ये भी प्लस का ही है, इसका नाम डाल दिया dE2, ओके। और अब मैंने क्या किया, इस रेखा को आगे बढ़ाया, ठीक है, और एक इस बिंदु P से और इस रेखा R के लंबवत और बिंदु P से गुजरती हुई एक रेखा खींच दी मैंने, ये रेखा। अब देखना ये थीटा है तो ये शीर्षा विमुख कोण, ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी शीर्षा विमुख कोण थीटा, बराबर होंगे। अपन ने dE2 का इधर घटक निकाला, dE2 का इधर घटक निकाला, dE1 का इधर घटक और dE1 का इधर घटक, सब जानते हैं अच्छी तरह से, थीटा वाली साइड में जो घटक आता है वो कोस में आता है, बिना थीटा वाली साइड में घटक किस में आता है, साइन में आता है, ओके। तो dE2 का इधर घटक निकाला तो dE2 और किस में आएगा, तो थीटा इस लाइन से जुड़ा हुआ है तो साइन में आएगा, और इसी dE2 का इधर घटक dE2 कॉस में आएगा। अब इस dE1 का ऊपर घटक तो थीटा वाली साइड में कॉस में, और बिना थीटा वाली साइड में किस में आएगा, साइन में, ओके। अब देखना अपन लोगों ने दो अल्पांश लिए, इन दोनों अल्पांशों के कारण सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की मैं दिशा निकालूंगा, इन दोनों अल्पांशों के कारण जिधर विद्युत क्षेत्र आया वही विद्युत क्षेत्र की दिशा इस पूरे आवेशित तार के कारण मानी जाएगी, ओके। तो सबसे पहले इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में, इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में। अब दोनों का नेट प्रभाव देखना है तो मैंने इनका दोनों का घटक निकाल लिया, घटक निकालना आता है, थीटा वाली साइड में कोस और बिना थीटा वाली साइड में किस में आ गया, साइन में आ गया, ओके। अब देखा आपने कि dE2 साइन थीटा, dE1 साइन थीटा विपरीत दिशा में, और जबकि ये कोस थीटा वाले सेम दिशा में है। अब यदि ये विपरीत दिशा में तो है, कटेंगे जरूरी है, ये एक दूसरे को लेस करेंगे, लेकिन क्या एक दूसरे को पूरी तरह से लेस कर देंगे, मतलब क्या जीरो हो जाएगा क्या इनका मान, तो जीरो तो तभी होगा जब ये दोनों परिमाण में क्या हो, बराबर, दोनों घटक। अब दोनों के पास साइन थीटा तो सेम वैल्यू है, क्या dE1 पहले के कारण विद्युत क्षेत्र, dE2 दूसरे के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या समान है, तो वो चेक करते हैं अपन लोग यहाँ पे। तो देखना विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है KQ/R², ठीक है। R कौन सी दूरी है, R ये वाली दूरी नहीं होती, R दूरी होती है बिंदु P से आवेश की दूरी। तो बिंदु P जहां विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं उसकी आवेश से दूरी कितनी मानी है मैंने, x, कितनी मानी है, x। और यहां भी बिंदु P से आवेश की दूरी कितनी है, x, दूरी दोनों समान क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम थे। अब बस दोनों अल्पांशों के पास आवेश कितना है वो आवेश और बता देना आप लोगों को। अब आप लोगों को पता है चूंकि एकांक लंबाई पर आवेश कितना है, लैम्डा, लैम्डा दोनों अल्पांशों की लंबाई कितनी है, dl, ओके, कितनी है, dl। तो चूंकि एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा, अतः dl लंबाई पर आवेश कितना होगा, लैम्डा इंटू dl,
होगा कि नहीं होगा? एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा है, दोनों अल्पांशों की लंबाई सेम ली है dl, अतः दोनों अल्पांशों का आवेश भी सेम है। अब देखना, दोनों अल्पांशों के पास आवेश का परिमाण सेम, दोनों अल्पांशों की बिंदु P से दूरी सेम, अतः दोनों अल्पांशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? सेम। dE1 और dE2 दोनों का परिमाण समान होगा। ठीक है, तो dE1 का मान परिमाण और बराबर dE2 का परिमाण बराबर होगा कितना? K और Q मतलब आवेश कितना है दोनों के पास? आवेश dQ और अपॉन दूरी कितनी है? x का स्क्वायर। तो दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के परिमाण भी बराबर है। अब देखना बेटा, dE1 dE2 बराबर sin थीटा बराबर, अतः लंबवत घटक तो कट गए, इस रेखा के लंबवत घटक तो कट गए और ये दोनों घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ गए। तो अब मैंने आपसे पूछा, बताओ इन दोनों आवेशित अल्पांशों के कारण बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र किधर आया? तो कटा के किधर आया? इस तार के लंबवत बाहर की ओर आया कि नहीं आया? इस तार के लंबवत बाहर की ओर आ रहा है। जिस रेखा से अपन ने बिंदु P को मिलाया था इस तार से, उसके अनुदिश आ रहा है। तो अब आप लोग क्या कहोगे? अब आप लोगों को ये कहना है कि कोई भी तार लो, आप लोग कोई भी चालक तार लो, उस चालक तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उस चालक तार के लंबवत होगी और बाहर की ओर होगी। बेटा मेरे पास कोई डंडा है, वो कोई लकड़ी तो या तार तो है नहीं, और ये बड़ा काम में ले लेते अपन लोग। ओके, ठीक है, मान लो ये आवेशित तार है और इस आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा अपन लोगों ने किधर निकाली? तो इस आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो इधर आई, इसके लंबवत इधर, लंबवत इधर, लंबवत इधर, लंबवत इधर, लंबवत इधर। मतलब टोटल मिला के आपको एक ही बात कहनी है। यदि यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा में पूछूं तो आप किधर बताओगे? लंबवत इस तरफ। यदि यहां पूछी जाए तो लंबवत इस तरफ। तो किसी आवेशित तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो उस तार के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो सबसे पहले अपन लोगों ने विद्युत क्षेत्र की दिशा निकाली और दिशा निकालने के लिए अपन लोगों ने अल्पांश लिए। क्योंकि एक रेखा है तो एक रेखा के जो अल्पांश होते हैं वो लंबाई होते हैं, है ना, लंबाई में होते हैं, और दोनों अल्पांशों की दूरी सेम, आवेश सेम, तो विद्युत क्षेत्र दोनों का सेम, लंबवत कट गए, अनुदिश घटक जुड़ गए। दिशा आ चुकी है और अब निकालनी है इस अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। दिशा निकाल ली, अब निकालेंगे परिमाण। ओके, तो देखना बेटा परिमाण कैसे निकालते हैं। अब परिमाण निकालना है और वो भी गाउस के नियम की सहायता से। तो गाउस का नियम तो एक ही बात कह रहा है बेचारा बार बार कि मेरा नियम काम में लीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरी शर्त है क्या कि जो आप लोग आवेश ले रहे हो उस आवेश को आप बंद आकृति में लीजिए। अब वो बंद आकृति में आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हो, गाउस ने यहां तक छूट दे दी आप लोगों को। तो बंद आकृति अपनी सुविधा के अनुसार अपन सममित लेंगे और इस प्रकार से चुनेंगे कि उस बंद आकृति में यदि अपन लोग विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण ढूंढे तो अपने को या तो 0 मिले और या कितना मिले अपने को 90 डिग्री मिले। ओके, तो अब देखना यहां पे जो बंद आकृति ली गई वो बेलनाकार ली गई। जो बंद आकृति ली गई ये आप लोगों का आवेशित तार है। जगह चाहिए होगी, बोर्ड छोटा है अपना, थोड़ा सा गरीबी है बेटा, क्या करें। देखो सामने है ना, ये अपना अनंत लंबाई का तार है, ये वाला, ये वाला तार अनंत लंबाई, ठीक है। इसका मैंने AB भाग ले लिया, AB भाग, इतना सा हिस्सा ले लिया मैंने, ठीक है। और इसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है और इस बिंदु P पर अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालना है? परिमाण।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालने के लिए इस आवेश को एक बंद आकृति के अंदर आप लोगों को लेना पड़ेगा। अब वो बंद आकृति, बहुत अच्छी बंद आकृति कौन सी हो सकती है जो इसको आसानी से बंद कर सके? तो एक बेलन इसको आसानी से ढक सकता है। आप लोग इस तार के ऊपर से एक बेलन डाल दो तो ऊपर नीचे से पैक और चारों तरफ से पैक, तो अपन लोग यहाँ बंद आकृति मानेंगे बेलन। ठीक है, बेलनाकार आकृति लेंगे अपन बंद आकृति। ठीक है, और माना इस बेलन की लंबाई कितनी होगी, इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, जितनी अपन ने, जितनी लंबाई का तार अपन ने अंदर लिया है, जितनी लंबाई का तार लिया ना अपन ने अंदर में, उतनी लंबाई इस बेलन की ऊंचाई है एल। अच्छा, इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? बेलन की त्रिज्या होती है, ठीक है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी है? तो जितनी इस बिंदु P की इस तार से दूरी मानी है ना, बस वही दूरी, उसी दूरी को मैंने त्रिज्या मान के बेलन बनाया। ओके, उसी दूरी को मैंने त्रिज्या मान के क्या बनाया है? बेलन बनाया है। तो यहां जो त्रिज्या है वो ये दूरी है, स्मॉल आर। ओके, और अब आप लोगों को यहां पे गाउस के नियम की सहायता से फ्लक्स बताना है और फ्लक्स की परिभाषा से आप लोगों को फ्लक्स बताना है। गाउस के नियम की सहायता से फ्लक्स समीकरण नंबर 1 होगा, फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स समीकरण नंबर 2 होगा। दोनों ही एक ही बंद आकृति के फ्लक्स को बता रहे हैं, दोनों को आपस में बराबर करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं गाउस के नियम की सहायता से फ्लक्स बता रहा हूं यहाँ पे। तो गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है कि बंद आकृति के अंदर का कुल आवेश बताइयो कितना है। तो यहाँ पे कुल आवेश बता सकते हो कितना है? तो मैंने कहा इस तार का इतना हिस्सा बेलन के अंदर है। कितना हिस्सा? जितनी लंबाई तार की उतनी ऊंचाई ही बेलन की है। ठीक है, तो इसका मतलब L लंबाई का तार बेलन के अंदर है। अब अपने को अच्छी तरह से पता है एकांक लंबाई पर आवेश, एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो होता है लेमडा। तो L लंबाई का तार इस बेलन के अंदर है, तो L लंबाई के तार पर आवेश कितना होगा? लेमडा इंटू L, लेमडा इंटू L होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो इस बेलन के अंदर का जो आवेश है, इस बेलन के अंदर जो बंद आवेश है उसका मान कितना है? लेमडा L। कितना है बेटा? लेमडा L। ठीक है, कैसे निकाला? पता है, एकांक लंबाई पर आवेश लेमडा होता है, कितनी लंबाई अंदर डाल रखी है? L, तो आवेश हो गई है। अब लगाओ गाउस का नियम। तो गाउस नियम से, नियम से, तो गाउस का नियम क्या कहता है? बंद आकृति से रिलेटेड फ्लक्स बराबर उस बंद आकृति के अंदर मौजूद कुल आवेश और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा जी बताना कुल आवेश कितना है बंद आकृति के अंदर? तो बंद आकृति के अंदर कुल आवेश है बेटा लेमडा। कितना है? लेमडा L। तो अपन लोग यहां पे रख देंगे लेमडा L और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर इसको दे दिया मैंने कितना? 1। कितना दे दिया मैंने समीकरण नंबर इसको? 1। अब आप लोग फ्लक्स निकालोगे, फिर से फ्लक्स निकालोगे, लेकिन अब की बार फ्लक्स की परिभाषा से निकालोगे। ठीक है, और फ्लक्स की परिभाषा क्या है? तो फ्लक्स की परिभाषा, फ्लक्स की परिभाषा से, तो फ्लक्स की परिभाषा क्या है कि किसी बंद आकृति का जो फ्लक्स है वो कितना होता है? तो क्लोज इंटरवल E वेक्टर डॉट डीएश, E वेक्टर डॉट डीएश बंद आकृति का है। बेटा अब इस क्लोज इंटरवल को खोलने का जो तरीका है वो मैंने आपको वैसे समझाया नहीं पिछले वीडियो में, यहां देखना आप लोग। इस बंद आकृति, इस बेलन की कितनी सतह है आपको ये देखना है। ठीक है, क्योंकि फ्लक्स जो होता है वो सतह से रिलेटेड होता है, सतह से गुजरने वाला फ्लक्स, सतह से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या उसको फ्लक्स कह रहे हो। यहाँ कितनी सतह है बेलन की? तो अच्छी तरह से जानते हैं, कोई भी बेलन हो, ये चौक है, ये बेलनाकार है, तो कोई भी बेलन हो उस बेलन की 3 ही सतह होती है। ऊपर की सतह, नीचे की सतह वृत्ताकार होती है। ओके, और चारों ओर की जो सतह है वो होता है वक्र पृष्ठ। क्या होता है? वक्र पृष्ठ। तो एक बेलन की 3 सतह है। तो यदि किसी बेलन को मेरे को खोलना है तो उस बेलन की कितनी सतह
हटाएंगे 3। यदि कोई बेलन बनाना है तो कितनी सतह काम में लेंगे? 3। एक तो वक्र पृष्ठ का और फिर एक ऊपर का, एक नीचे। ठीक है, तो यदि कोई बेलन बनाना है तो 3 सतह की आवश्यकता, उसको खोलना है तो 3 सतह हटानी पड़ती है। तो इसको खोलूंगा ना मैं तो इसकी 3 सतह आएगी। कितनी सतह आएगी? 3। ठीक है, तो एक ऊपर वाली, एक नीचे वाली और एक है वक्र पृष्ठ का। अब मैंने कहा था बेटा गाउसियन पृष्ठ जो मानते हैं उस गाउसियन पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिमाण सब जगह समान होता है। दूसरी चीज, उस गाउसियन पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण या तो 0 होगा और या 90 डिग्री होगा। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे देखनी है बेटा। अपन जानते हैं कोई भी चौक जो अपन लोग लेते हैं उस चौक के ऊपर नीचे का जो क्षेत्रफल है वो वृत्ताकार होता है। ऊपर नीचे का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के आकार का होता है। ठीक है, कोई भी चौक लीजिए, ऊपर नीचे का क्षेत्रफल वृत्ताकार। अच्छा, इस का सदिश क्षेत्रफल किधर होगा? तो इसका ऊपर की ओर, इसका किधर होगा? नीचे की ओर। और वक्र पृष्ठ का किधर होगा? वक्र पृष्ठ का तो लंबवत बाहर होगा, वो किधर भी ले सकते हो, वक्र पृष्ठ का लंबवत बाहर। तो ऊपर वाले वृत्ताकार सतह का सदिश क्षेत्रफल ऊपर, नीचे वाली वृत्ताकार सतह का सदिश क्षेत्रफल नीचे और इस वक्र पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल लंबवत बाहर की ओर होगा। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले सदिश क्षेत्रफल बनाओ तीनों का। तो इसका ऊपर, इसका नीचे और इसका इधर। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो अभी निकाली है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो इसके लंबवत बाहर, लंबवत बाहर, लंबवत बाहर। ओके, तो लंबवत बाहर, लंबवत बाहर और लंबवत बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा गाउसियन पृष्ठ के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। और सदिश क्षेत्रफल 90 डिग्री के साथ भी हो सकता है और 0 डिग्री के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 90 और यहाँ 0। अब मैं तीनों सतह पे 3 अल्पांश मानता हूं। एक तो यहां माना मैंने अल्पांश, क्योंकि तीनों सतह के लिए अपन अलग अलग फ्लक्स निकालेंगे और फिर उनको जोड़ दूंगा तो पूरी बंद आकृति का पूरे बेलन का फ्लक्स हो जाएगा। ऊपर वाली सतह से कितना फ्लक्स गुजरा वो निकालूंगा, नीचे वाली सतह से कितना फ्लक्स गुजरा वो निकालूंगा, वक्र पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरा वो निकालूंगा। तीनों को जोड़ूंगा तो बोला जाएगा बंद आकृति से रिलेटेड या बंद आकृति से गुजरने वाला फ्लक्स। ओके, ठीक है, तो मैंने तीनों जगह अल्पांश माने। एक तो यहां माना, एक यहां माना और एक यहां माना। तीनों जगह मैंने अल्पांश मान लिए और तीनों अल्पांशों का क्षेत्रफल समान है, ds, ds और ds। और इनको मैंने सदिश क्षेत्रफल में प्रदर्शित कर दिया इन क्षेत्रफलों को। ठीक है, ds, ds। अब आप लोग है ना इस बंद आकृति का जो फ्लक्स है इसको तीनों सतह के अलग अलग फ्लक्सों में तोड़ दो। ठीक है ना, इसके 3 टुकड़े। तो देखना आप लोग बेटा, इसके 3 टुकड़े करने जा रहा हूं। तो फ्लक्स फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, और यह है पहली सतह। माना पहली सतह ये नीचे वाली है, दूसरी सतह ऊपर वाली है और तीसरी सतह है ये वक्र पृष्ठ वाली, ये है तीसरी सतह। ओके, तो S1 प्लस दूसरी सतह के लिए तो E वेक्टर डॉट ये ds प्लस तीसरी सतह के लिए E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। डॉट का चिन्ह हटाते हो सब जानते हैं, कोस थीटा आता है, आता है नहीं आता? ठीक है, मैंने इस बेलन से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स था, बंद आकृति का जो कुल फ्लक्स था, उस बंद आकृति के कुल फ्लक्स के मैंने टुकड़े कर दिए। किसके पदों में किए? जितनी सतह है उन सभी सतह से गुजरने वाला S1 से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस S2 से गुजरने वाला फ्लक्स प्लस S3 से गुजरने वाला फ्लक्स और टोटल बंद आकृति बेलन से गुजरने वाला फ्लक्स। हो गया कि नहीं हो गया? और अब डॉट का चिन्ह हटाते हो कोस आता है, जानते हो सब? तो मैं यही रखता हूं बेटा, देखना कोस, कोस और कोस। तो E ds और कोस S1 सतह के लिए थीटा कितना है? S1 सतह नीचे वाली वृत्ताकार सतह है और इसमें विद्युत क्षेत्र और सदिश क्षेत्रफल के बीच का कोण है 90, तो कोस 90। E और ds
और cos S2 सतह के लिए थीटा 90, इसके लिए भी 90, सदिश क्षेत्रफल ऊपर और विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो 90 डिग्री 90। और S3 सतह के लिए तो E और DS S3 सतह के लिए कितना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, विद्युत क्षेत्र भी इधर है और सदिश क्षेत्रफल भी इधर ही होगा, मैंने अभी बताया, तो 0 डिग्री cos 0। और तीनों सतह पर मैंने जो अल्पांश लिया वो समान क्षेत्रफल का लिया और तीनों सतह पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो समान, पहले बोल चुका हूं, गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान। अब cos 90 0, cos 90 0 और cos 0 वाला बच गया 1, बचा कि नहीं बचा, तो इनको हटा देंगे cos 90 वालों को और वो बचा केवल। ओके, जगह कम है इसलिए इन्हीं को साफ करते जा रहा हूं, यही लिखते जा रहा हूं। तो ये हो गया तीसरी सतह वाला बचा केवल S3 वाला और E और DS, तो cos 0 हो गया 1। E को कहां निकाल लोगे, बाहर, बाहर निकालने को, तो DS का समाकलन क्या होगा, S का मतलब हो गया DS है अल्पांश का क्षेत्रफल और S क्या है, जहां से मैंने अल्पांश लिया है उस पूरी सतह का क्षेत्रफल। तो बताओ ये अल्पांश कौन सी सतह से लिया है मैंने, तीसरी सतह से, तो इसका समाकलन करूंगा, इस अल्पांश इस पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो अपन समाकलन करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल आएगा, मतलब इसकी जगह में रखूंगा S3, तीसरी सतह का टोटल क्षेत्रफल। ये थोड़ा सा क्षेत्रफल है, समाकलन करेंगे पूरा क्षेत्रफल आएगा, तो फलक्स बराबर आ गया E और S, है कि नहीं है, ठीक है। और S कौन सी सतह है, तीसरी वाली, और तीसरी सतह कौन सी है बेटा, वक्र सतह, कौन सी है, वक्र सतह। और सब जानते होंगे बेलन के लिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 4 पाई R और H, ठीक है। बेलन के लिए जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो सूत्र होता है 4 पाई R H, यही होता है। तो अपन लोग यहां पे मान रखने जा रहे हैं, देखना इसका मान रखो, तो फाई बराबर E विद्युत क्षेत्र, S3 तीसरी सतह का क्षेत्रफल, तो 4 पाई R उसकी त्रिज्या H का मतलब उसकी ऊंचाई, और यह ऊंचाई कितनी ले रहा हूं मैं, L, ओके, इसको समीकरण नंबर दे दिया मैंने 2। अब समीकरण 2 भी बंद आकृति का मतलब बेलन का फलक्स बता रहा है, समीकरण 1 भी बंद आकृति का मतलब बेलन का फलक्स बता रहा है, दोनों फलक्स के मान आपस में बराबर रख देंगे, क्या रख देंगे, बराबर, तो दोनों फलक्स के मान बराबर रख रहे हैं यहां पे। तो देखना कितना बच रहा है, फाई बराबर, वो सॉरी समीकरण 1 है लेमडा एल एप्सिलॉन नॉट और बराबर E गुणा 4 पाई R L। यहां से अपन लोग विद्युत क्षेत्र की क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E को निकालना है और सबको दूसरी तरफ ले जाएंगे अपन लोग, ओके। तो अपन E को तो इधर, ये जो E है इसको तो इधर रख लेंगे और बचा हुआ उधर ले जाना अपन लोग, एक तरफ कर लेना है। अच्छा बेटा एक मिनट, सॉरी, यहाँ बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 2 पाई R H, सॉरी बेटा गलती से भूल गए, ये 2 पाई R H होता है, ठीक है, 2 पाई R H, तो H है इसका L। अब E निकाल लो, यहां से E निकालने के लिए अपन लोग 2 पाई R L को इधर ले लेंगे, तो E बराबर कितना आ गया, लेमडा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और 2 पाई R L, ओके, 2 पाई R L, ठीक है। अब अपन लोग यहां से L को L से काट देते हैं और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितनी आ जाएगी अपने पास, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आ गई E बराबर, ऊपर बच गया लेमडा, नीचे आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आ गया। और यदि इसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र को मैं K कूलाम नियतांक के पदों में लाना चाहूं तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जबकि यहाँ पे है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ऊपर लिखते हैं, नहीं दिख रहा है तो इसका मान जो है ये बच रहा है अपने पास E बराबर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। इसको K बनाओ तो K में चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ 2 ही है,
2 कम पड़ रहा है गुणा में, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे अपन लोग, ठीक है। तो ऊपर 2 से गुणा किया तो 2 लैम्डा और नीचे 2 से गुणा किया तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप लोग बोलते हो के। तो E बराबर हो गया कितना, 2k लैम्डा अपॉन r, 2k लैम्डा अपॉन r। ये होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण, अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ओके, अब बेटा आप लोगों को एक बार दोबारा से बता रहा हूँ ये कैसे निकालनी है, क्योंकि एक आ जाएगा ना जब अनुप्रयोग, तो आगे के अनुप्रयोग बस सेम तरीके से चलेंगे अगले 2, ठीक है। तो दोबारा देखना, सबसे पहले गाउस के नियम की सहायता से अपने को फ्लक्स निकालना है, ठीक है। गाउस का नियम क्या कहता है, उसके अंदर का कुल आवेश ढूंढ लो। तो कुल आवेश अपन लोगों ने लैम्डा से निकाला, लैम्डा इंटू एल, उसको समीकरण 1 दे दिया। और अब फ्लक्स की परिभाषा से अपन लोग फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स की परिभाषा से फ्लक्स निकालने का जो सूत्र है वो है फाई बराबर क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब बंद आकृति का फ्लक्स और वो भी बेलन से निकालना हो तो अपन इस बंद आकृति बेलन की 3 सतह है तो इसके फ्लक्स को 3 टुकड़ों में तोड़ूंगा, 3 टुकड़ों में निकालेंगे और फिर तीनों टुकड़ों का फ्लक्स जोड़ दूंगा और वो बेलन का मतलब बंद आकृति का फ्लक्स। तो ऊपर की सतह का अलग, नीचे की सतह का अलग निकालूंगा और वक्र सतह का अलग, ठीक है। तो एक बार तो S1 के लिए, एक बार S2 के लिए, एक बार S3 के लिए। इसके लिए मैंने क्या किया, 3 अल्पांश माने जो समान क्षेत्रफल की है। S1 सतह पर अल्पांश लिया, S2 पे भी लिया, S3 पे, और तीनों अल्पांशों का क्षेत्रफल है ds। और इनके सदिश, इनकी सदिश क्षेत्रफल की दिशा किधर है, तो इस सतह के लिए सदिश क्षेत्रफल लंबवत नीचे, इस सतह के लिए सदिश क्षेत्रफल लंबवत ऊपर और वक्र सतह के लिए लंबवत बाहर की ओर। ओके, और विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तार के लंबवत बाहरी होगी, सब जगह समान होगी, यहां भी इधर, यहां भी इधर, यहां भी इधर। तो मैंने अब कोण देखे, यहां 90, यहां 90 और यहां कितना हो गया 0 डिग्री, ठीक है। तो इसका फ्लक्स 0, इसका फ्लक्स 0, cos 90 0, cos 90 0, और इसका फ्लक्स शेष बच गया, किसका, वक्र सतह का फ्लक्स। तो वक्र सतह का फ्लक्स अपन ने निकाला, फाई बराबर E गुणा S3, और S3 है वक्र सतह का क्षेत्रफल और जो होता है 2 पाई RH। गलती से मैंने 4 पाई RH बोल दिया, वो 2 होता है, ठीक है। 2 पाई RH, H क्या है, बेलन की ऊंचाई, जो अपन ने L ले ली, ओके। और वहां से फ्लक्स हो गया फाई बराबर E गुणा 2 पाई RL, और उसको अपन ने इसके बराबर रखा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकाल लिया ये, और उसको K के पदों में अपन लोगों ने बदल लिया। और यदि इसको सदिश रूप में लेना चाहो तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो किस तरफ आ रही है, वो आ रही है R के अनुदिश। तो यहां R के लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, R के, ठीक है। और R के का मान लेना चाहो तो R वेक्टर अपॉन R, मतलब R वेक्टर ऊपर और नीचे R का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा पहले तो, और फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके। और अब ऐसे ही अपन लोग अनंत लंबाई चौड़ाई अपरिमित साइज की एक अचालक परत लेंगे और उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण निकालेंगे, और फिर एक चालक पट्टी लेंगे, उसके लिए भी विद्युत क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र का परिमाण सेम यही तरीके होंगे। पहले दिशा निकालने के लिए अल्पांश लेंगे, घटक निकालेंगे, और फिर दिशा लंबवत घटक कट जाएंगे, अनुदिश घटक दिशा को बताएंगे, और फिर सेम यही बेलन लेंगे और बेलन के अंदर कुल आवेश निकालेंगे। एक समीकरण गाउस के नियम से बनाएंगे, एक समीकरण फ्लक्स की परिभाषा से बनाएंगे, दोनों को बराबर करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और मान निकाल लेंगे अपन। ओके बेटा, अब इसके जो न्यूमेरिकल है वो आपको अगले लेक्चर वीडियो में पहले न्यूमेरिकल करवाऊंगा और फिर आगे के टॉपिक। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक्स।